वंदे मातरम बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि कक्षा 12 में राजनीतिक विज्ञान का जो खंड 2 है उसमें अपना पहला अध्याय भारतीय संविधान इस विषय को अपन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषताएं और उन विशेषताओं के क्रम में आज ये 5वां वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान की आगे की विशेषताओं का अपन इसमें अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे और इस विषय से संबंधित अन्य वीडियो को निरंतर देखने की दृष्टि से आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करके रखें। देखिए, अपन ने पहले जो संविधान की विशेषताएं थी उनमें 12 विशेषताओं को पढ़ा और आज 13वें नंबर की जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है और वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अर्थात प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो सरकार के प्रमुख अंग है उसके अंतर्गत जो तीसरा सरकार का जो अंग है न्यायपालिका, उसको व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जो संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे समक्ष है। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता प्रजातंत्र की रक्षा करने से है और जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तथा इन्हें संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर बात समझने की यह है कि भारत के न्यायालयों में जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उस नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसलिए न्यायाधीश स्वतंत्र होकर के अपने निर्णय दे सकें। इसीलिए कार्यपालिका के आदेश और व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, अधिकार प्रक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण लेखों को जारी कर सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए कार्यपालिका या प्रशासन को या सरकार को सर्वोच्च न्यायालय आदेश भी जारी कर सकता है। इसलिए न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में वो संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रदान की गई है जिससे न्यायपालिका निर्भीक और एक सशक्त रूप में कार्य कर सके। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक अपना प्रमुख स्थान रखती है। अगली विशेषताओं के अंतर्गत
14वीं विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान की यह विशेषता इस बात को दर्शाती है कि जहां एक ओर भारतीय संविधान के प्रावधान बड़े कठोर हैं, तो दूसरी ओर समय काल परिस्थिति के अनुसार यदि उसमें बदलाव करना पड़े तो इसमें लचीलापन का भी मिश्रण दिया गया है, अर्थात कुछ ढीलापन अर्थात संशोधन की प्रक्रिया को भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। लेकिन वह प्रक्रिया एक आसान नहीं है, उसको एक कठोरता प्रदान की गई है और इस आधार पर हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ साथ उस देश के संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक संशोधनों के लिए भारतीय संविधान में संशोधन विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वर्णित है। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोर है तो कुछ में बहुत लचीली एवं सरल रखी गई है। संविधान में कठोरता का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया, जबकि लचीलेपन का समावेश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अर्थात दोनों देशों के संविधान की जो महत्वपूर्ण बात थी उसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रकार की प्रक्रिया है, अर्थात 3 विधियां हैं जिनके आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और पहली विधि है संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। पहला बिंदु है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा संशोधन है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना और संसद सदस्यों के वेतन। ये एक दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है कुछ विषय में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ संशोधन इस प्रकार के होते हैं जिसमें संसद का व्यापक समर्थन चाहिए, अर्थात उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य उसके पक्ष में होने चाहिए। इसको अपन थोड़ा कठोर संशोधन कह सकते हैं। और तीसरी स्थिति के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में यदि संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों को पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का भी समर्थन आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि संसद तो पहले उस संशोधन के प्रस्ताव को पारित करेगी ही करेगी 2/3 बहुमत से। इसके बाद देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से आधे राज्यों की विधानसभा में भी वह प्रस्ताव संशोधन के रूप में पारित होना चाहिए। इतनी प्रक्रिया करने के बाद में राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि जो विषय हैं, इन विषयों के संशोधन के लिए ये एक जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उदाहरण के रूप में अपन समझ सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो जीएसटी देश में लागू की गई थी, अर्थात समान सेवा कर की व्यवस्था जो लागू की गई थी, वो
तीसरे विधि के द्वारा, संशोधन के द्वारा लागू हुई थी। संशोधन की इन 3 विधियों से इस बात का स्पष्टता होती है कि संविधान संशोधन के लिए लचीलापन व कठोरता का मिश्रण समावेश किया गया है। और इसी बात को और अधिक प्रकार से विश्लेषित करते हुए संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर हैवर के शब्दों में कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तात्पर्य इसका यह है कि भारतीय संविधान में जहां एक और कठोरता की प्रक्रिया को दिया गया है, तो कुछ आवश्यकता पड़ने पर सरलता से भी उसमें संशोधन किया जा सकता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को संविधान में ठीक प्रकार से जोड़ा गया है और ऐसा संतुलन अब तक के किए गए संविधान संशोधन में सामान्य रूप से हमको दिखाई भी दिया है। और अंतिम और 15वीं जो विशेषता है संविधान की, वो है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय प्रभुसत्ता का समन्वय। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को और संसदीय प्रभुसत्ता के मध्य का एक मार्ग अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, अर्थात संसद की गरिमा को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। साथ ही व्यवस्थापिका या संसद को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का व्यापक अधिकार भी संविधान में जोड़ा गया है। अर्थात इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसद को जहां एक और व्यापक अधिकार मिले हुए हैं तो वह मन मर्जी से या ऐसे असंवैधानिक तरीके से भी किसी कानून को लागू कर सकती है। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक उस संसद के कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, जिसको हम संवैधानिक भाषा में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति के द्वारा ही कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं बनाए गए हैं। अर्थात संविधान की मूल भावना को छोड़ करके बनाए गए किसी भी प्रकार का जो कानून व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, क्योंकि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की है। इसके आधार पर भी अनेक विशेषता हो सकती है, जिसमें भारतीय संविधान विश्व शांति का घोतक है। आपातकाल से निपटने के लिए भी विशेष कानून भारतीय संविधान में दिए गए हैं। एकल नागरिकता को जोड़ा गया है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी भारतीय संविधान में कानून है। और देश में अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संविधान में अनेक प्रावधान जोड़े गए हैं तथा समय समय पर इन सब प्रावधानों का मूल्यांकन होता है और आवश्यकता पड़ने पर इन सब को संशोधित करते हुए नए सिरे से परिभाषित भी किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान की अनेक विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान की श्रेष्ठता साबित होती है।